नमस्कार। बात होती है जब बनारस की, तेरे जलवों की बात होती है। एक फिल्मी गीत की पंक्तियों में फेर बदल करके एक जुदा अंदाज में मुझे ये पंक्ति एक बनारस के अड़ीबाज ने सुनाई थी, बनारस के ही अड़ी पर। बनारस में अड़ी एक ऐसे जगह को कहते हैं जहाँ लोग चाय पीने के दौरान बहसबाजी किया करते हैं, चर्चा परिचर्चा किया करते हैं। मैं ये बात या इस घटना का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। 15 जुलाई को वो 5.5 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में बिताएंगे। इसके पहले वो देव दीपावली पर आए थे और देव दीपावली के दिन जो करीब लाखों दिए जलाए गए सभी 84 घाटों पर, उसका उन्होंने अवलोकन किया। राजघाट से 80 तक का उन्होंने दीपों का अवलोकन तो किया ही, साथ ही उन्होंने गंगा आरती देखी और कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया था, जिसमें एक जो 6 लेन सड़क का जो उन्होंने लोकार्पण किया राजा तालाब से हंडिया के बीच, उससे तमाम लोगों को उसका फ़ायदा मिला। तो हर बार की तरह इस बार भी वो जब बनारस आएंगे तो सैकड़ों करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसकी वो सौगात तो देंगे ही, साथ ही कोविड के इस संकट के समय में उनका संसदीय क्षेत्र बनारस किस हाल में है वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमने देखा था अप्रैल में वो कितना चिंतित थे, क्योंकि जब मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के जो अनगिनत शव और शवदाह की तस्वीरें जब ट्विटर पर हैशटैग करने लगे और तमाम सोशल मीडिया में बनारस चर्चा का विषय बन गया, तब वो चिंतित भी दिखे, नाराज़ भी दिखे और तब उन्होंने बनारस और पूर्वांचल में कोविड के कंट्रोल नियंत्रण की जिम्मेदारी ए.के. शर्मा जी के हाथों में दी और TTT टेस्ट ट्रेस ट्रीटमेंट के जरिए बनारस मॉडल का जिक्र पूरे देश में हुआ। इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के 24वें दौरे की। अगर कोई प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में 24 बार आता हो तो आप समझ लीजिए कि बनारस और उस सांसद के बीच किस तरीके का रिश्ता है। प्रधानमंत्री वो हैं, लेकिन पहले वो बनारस के सांसद हैं और उन्होंने कई मौके पर इसको साबित भी किया है कि भले वो बनारस में उनका जन्म नहीं हुआ, बनारस उनकी जन्मभूमि नहीं हो, लेकिन बनारस को अगर उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया है तो उसके पीछे बनारस के प्रति जो अगाध श्रद्धा है, उनका जो प्रेम है, वो इसका कारण रहा। और हर बार वो बनारस के जो लोग हैं उनके दिलों में गहराई से वो उतरते चले गए और यही वजह है कि जो मैंने जिक्र किया, बात होती है जब बनारस की, तेरे जलवों की बात होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको आप जलवा कह लें या लोगों के बीच उनका जो प्रेम है, उनका जो विश्वास है वो कह लें, हर बार उनकी चर्चा होती है। उनके आने से पहले पूरे बनारस में, पूर्वांचल में इस बात की चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री अपने लोगों के बीच जब होंगे तो वो कोविड के संकट में लोगों के कष्ट पर, लोगों का जो घाव है, बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत से लोग बड़ा नुकसान उठाएं, तो एक मरहम लगाने की तो कोशिश करेंगे ही। सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे उसके जरिए, साथ ही वो इस बार एक अलग उद्देश्य लेकर आ रहे हैं। वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है भारत जापान मैत्रीय, जो एक परंपरागत मित्र रहा है भारत का जापान, तो उस मैत्रीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस दौरे में एक ऐसे कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण करने जा रहे हैं जिसकी डिज़ाइन से लेके जिसका पूरा निर्माण जापान ने किया है। दिसंबर 2015 में जब शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, तब वो बनारस के दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बनारस लेकर आए थे और वो यहाँ तकरीबन 7-8 घंटे उन्होंने यहाँ बिताए थे और गंगा आरती भी देखी थी। बातचीत के दौरान उनको ये पता लगा कि बनारस में ऐसा कोई सेंटर है नहीं जहां
1000 से ज़्यादा लोग बैठकर कोई कार्यक्रम कर सके। चूँकि नाटक नागरी मंडली एक जगह है, उसका जो शकुंतला एक जो भवन है उसमें होता है, नाटक भी होता है, कॉन्फ्रेंस भी होता है, लेकिन वो सफिशेंट है नहीं। इसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का के उडप्पा जो सभागार है वो भी एक जगह है, एमपी थिएटर भी है, लेकिन वो बीएचयू का है और हमेशा वहाँ कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है। तो बनारस में प्रॉपर कोई ऐसी जगह थी नहीं, तो शिंजो आबे ने भारत जापान मित्रता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कन्वेंशन सेंटर की सौगात देने की सोची। उसका शिलान्यास दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया था। हालांकि आज शिंजो आबे प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका लोकार्पण कर रहे होंगे 15 जुलाई को, तब जापान के राजदूत यहाँ मौजूद रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जापान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर की जो विशेषताएं हैं वो हर स्तर पर एक अलौकिक इसकी विशेषता है। टेक्नोलॉजी को लेके या इसकी कुर्सियां जो हैं या इसका जो डिज़ाइन है, शिवलिंग के आकार का ये बनाया गया है और इसके 3 एकड़ में ये करीब है ये पूरा कन्वेंशन सेंटर। 108 जो रुद्राक्ष के मनके हैं वो लगाए गए हैं। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत तकनीक के दृष्टिकोण से बहुत हाई टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है और कॉन्फ्रेंस हो, नाटक हो, परफॉर्मेंस हो या म्यूज़िक कंसर्ट हो, वो आप हर तरह के कार्यक्रम यहाँ कर सकते हैं। और ये बाकायदे टूरिज्म मैप में अब ये मेंशन किया गया है कि पर्यटकों के लिए भी इसको खोला जाएगा। तो एक अद्भुत पहचान मिलने जा रही है बनारस को, एक अद्भुत सौगात मिलने जा रही है बनारस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत रही है कि हर बार वो कुछ अलग अपने संसदीय क्षेत्र को देते रहे हैं। इस बार भी रोरो सर्विस का वो लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। पहले से हालांकि क्रूज़ चल रही है, लेकिन 1-2 क्रूज़ की सेवाएं और बढ़ने जा रही हैं। इसके अलावा आध्यात्म, पर्यटन, आधारभूत संरचनाओं से जुड़े हुए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को लेकर विशेष होगा और भले ही प्रधानमंत्री अब शिंजो आबे जापान के नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मित्रता के रूप में ये जो निशानी है वो लंबे समय तक इस बात का एहसास कराते रहेगी कि किस तरीके से बनारस के एक सांसद ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी किस शिद्दत से अपने संसदीय क्षेत्र को उन्होंने प्यार किया और किस शिद्दत से अपने संसदीय क्षेत्र की हर ज़रूरत को उन्होंने महसूस किया और उसको पूरा किया। अगली बार किसी और विषय के साथ हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।